वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण, अंग्रेजी में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, या वर्ग समीकरणें कह दें, द्विघात समीकरणें, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपने बहुत सारे समीकरणों के विषय में अध्ययन किया है जिन्हें हम लोग युगपत समीकरण कहा करते थे या रेखीय समीकरण कहा करते थे। ये इस तरह वाले 3x + 2y = 5 या 7x - 4y = 9, ये सब कहे जाएंगे युगपत समीकरण। या ऐसे केवल लिख दें 3x + 9 = 4, यह भी जो है रेखीय समीकरण है, यह भी रेखीय समीकरण है। ये दो चरों में है, x और y में, ये एक चर में है। तो एक चर में बहुत सारे रेखीय समीकरण आपने पढ़ा है। जैसे ये लिख दें ax - b = cx - d, यह एक चर में रेखीय समीकरण है, इसलिए इनको हम लोग रेखीय समीकरण कहते हैं। अगर इनके अनुसार हम लोग ग्राफ बनाएं, चित्र बनाएं, तो सदैव इनसे एक रेखा तैयार होती है, इसलिए इन्हें रेखीय समीकरण कहते हैं। ये एक चर में रेखीय समीकरण, एक चर में रेखीय समीकरण, ये दो चर में रेखीय समीकरण है। अगर किसी समीकरण में आए हुए चर की अधिकतम घात 2 है तो उसे हम लोग द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण कहते हैं। वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण ऐसे समीकरण जिनमें चर राशि की ज्यादा से ज्यादा दो घात आया। जैसे ये लिखा है x² = 9, 9x² = 16, x² - 5x - 6 = 0, 3x² - 10x - 8 = 0। इनमें ये सब एक चर में है। कौन सी राशि चर है यहाँ? x। सब एक चरों में है। साथ ही साथ किसी भी समीकरण में आप देखेंगे तो चर राशि x की ज्यादा से ज्यादा 2 घात है, इसलिए ये सारे समीकरण एक चर वाले द्विघात समीकरण है, एक चर वाले वर्ग समीकरण है। इनमें ये जो पहला और दूसरा समीकरण है ये एक दूसरे रूप का है, तीसरा चौथा जो है ये दूसरे रूप का है। इसीलिए हम लोग वर्ग समीकरण को 2 रूपों में पढ़ेंगे। ये जो वर्ग समीकरण होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ये 2 फॉर्म में मिलेगा। एक इस रूप वाले, ये कहे जाते हैं x² = k के रूप का, इस रूप। और ये कहे जाते हैं ax⁻2 - bx - c = 0, इस रूप का। इसमें भी चर राशि x है, अधिक से अधिक 2 घात है। ये a b c ये अचर राशियां, अचर कांस्टेंट हैं। इसमें भी ये k जो है ये कांस्टेंट है, चर राशि है।
तो दो रूपों में मिला करता है। दोनों रूपों के वर्ग समीकरण को कैसे हल करते हैं, कैसे इस चर राशि वेरिएबल का मान पता करते हैं, या हम कहें कि इनको कैसे हल करेंगे, ये देखना है आपको। तो पहले आइए देखिए, इस रूप का देख ले कैसे हल ज्ञात करते हैं, फिर इस रूप का। तो एक्स स्क्वायर बराबर के रूप वाले वर्ग समीकरण का हल, इन्हीं उदाहरणों से पहले हम लोग सीखेंगे। जैसे ये लिखा हो एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स स्क्वायर बराबर 9, हमें एक्स का मान पता करना है। यहाँ का वेरिएबल, यहाँ का चर है एक्स, एक्स बराबर कितना यह जान लेना ही इस वर्ग समीकरण का हल होगा। इस चर का कितना मान है यही पता चल जाए तो वह ही इस वर्ग समीकरण का हल होगा। तो देखिए, एक्स स्क्वायर बराबर 9 हो तो हम लोग पता करेंगे कि ये 9 किसका किसका वर्ग है। तो ये 3 का भी वर्ग करने पर 9 आएगा, 3 गुणे 3 बराबर 9, और ऋण 3 का अगर वर्ग करें तो वह भी आएगा ऋण 3 गुणे ऋण 3। तो आपने सीखा है ऋण ऋण का गुणा हो जाएगा धन, 3 3 का गुणा 9। तो 9 जो है वो 3 का भी वर्ग है, ऋण 3 का भी वर्ग है। इसलिए ये जो समीकरण है एक्स स्क्वायर बराबर 9, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर धन ऋण 3 पूरे का वर्ग। एक साथ कर दिया कि माने ये धन 3 का भी वर्ग है और ऋण 3 का वर्ग, या तो 2 बार करें कि एक्स स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग और एक्स स्क्वायर बराबर ऋण 3 का वर्ग। तो ये 2 जगह लिखने के बजाय एक साथ लिख देते हैं, ये लाइन ना लिख करके लिखते हैं एक्स स्क्वायर बराबर धन ऋण 3 का वर्ग। अब दोनों ओर वर्गमूल ले लेते हैं, तो इधर का वर्गमूल हो जाएगा x, इधर का वर्गमूल हो जाएगा धन ऋण 3। तो इसका एक मान आ गया x का 3, धन 3 माने 3, और दूसरा मान आ गया ऋण 3। तो इस वर्ग समीकरण के 2 हल मिले। इस वर्ग समीकरण में जो चर राशि आया है उसके 2 मान मिले, एक धन 3 और दूसरा ऋण 3। वर्ग समीकरण को हल करने पर अज्ञात राशि के 2 मान मिला करते हैं ये। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। इसी को सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा हो एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो सीधे वर्गमूल ले लेते। इधर का वर्गमूल होगा x और इधर का वर्गमूल दोनों आएगा धन ऋण 4। धन 4 का भी वर्ग करने पर 16 आएगा, ऋण 4 का भी वर्ग करने, इसलिए धन ऋण 4। देखिए, हकीकत में जैसे ये आपने कहा कि 16 का वर्गमूल धन ऋण 4 दोनों है, तो इस x घाते 2 का वर्गमूल केवल x ही क्यों है? क्यों नहीं यह धन ऋण x है, यह भी धन ऋण x है। दोनों ओर हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन वो 4 स्थितियां बनती हैं, चारों को हम लोग 2 में बदल सकते हैं। 4 जो है संक्षिप्त होके 2 में हो जाता है। इसको अगर ऐसे लिख दें x घात 2 बराबर 4 का वर्ग, तो इधर का भी वर्गमूल होगा धन ऋण x और इधर का भी वर्गमूल होगा धन ऋण 4। अब देखिए 4 स्थितियां हैं, कौन कौन हो सकता है कि इसका वर्गमूल हम लोग धन वाला लिखें, इसका भी वर्गमूल धन वाला लिखें, धन x बराबर धन 4। हो सकता है कि इसका धन लिखें लेकिन इसका ऋण लिखें, ऋण 4।
हो सकता है कि इसका वर्गमूल ऋण x लिखें, इसका वर्गमूल धन 4 लिखें। हो सकता है इसका वर्गमूल ऋण रहे, इसका भी वर्गमूल ऋण रहे। ये 4 स्थितियां इनके वर्गमूल की लिखी जाती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए, ये धन x बराबर धन 4, धन हम लोग नहीं लिखते, अंडरस्टूड होता है। ये हो जाएगा x बराबर 4। और ये जो लिखा है ऋण x बराबर ऋण 4, तो दोनों ओर ऋण ऋण कट जाए। यहां भी कह सकते थे कि धन धन कट के खत्म हो गए, कैंसिल हो जाए। यहाँ दोनों ओर ऋण ऋण कैंसिल हो गया, या कहे दोनों ओर ऋण से भाग दे दे। इस समीकरण के दोनों ओर एक प्रकार की क्रिया कर दिया, ऋण से भाग देना, ऋण 1 से भाग देना। तो ये कैंसिल होके ये भी हो जाएगा x बराबर 4। और ये अगर लिखा है इस तरह लिख सकते हैं x बराबर ऋण 4, और ये है ऋण x बराबर 4। तो ये दोनों एक ही स्थिति है। इसमें अगर आप दोनों तरफ ऋण से गुणा कर दो, जो कि किया जा सकता है समीकरण के दोनों, तो ये ऋण से गुणा होने पर धन हो जाए, ये धन वाला ऋण से गुणा करने पर ऋण हो। तो ये या इसी में हम दोनों और ऋण से गुणा कर देते, तो ये बन जाएगा ऋण 1, ये बन जाएगा धन 4। ये दोनों एक हैं, ये दोनों एक हैं, इसलिए 4 नहीं लिखते, केवल 2 स्थितियां लिखते हैं। ये जब दोनों एक हैं तो इनसे ले लेते हैं x बराबर 4, और ये दोनों एक है तो इनसे ले लेते हैं x बराबर ऋण 4। तो यही लिखा जाता है कि x का एक मान धन 4 होगा, एक मान ऋण 4 होगा। तो आप समझे रहिएगा, नहीं कोई कहे कि इधर आपने वर्गमूल धन ऋण दोनों लिखा, इधर का वर्गमूल केवल धन ही लिखा। दोनों लिखेंगे, 4 स्थितियां बनेंगी, चारों हकीकत में 2 ही हैं, दिखता 4 तरह से। तो इसलिए जहां कहीं इस तरह का वर्गमूल लेना होता है, इस चर को हम लोग हमेशा धने धन लिखते हैं, और जो ये संख्यात्मक मान होता है दाहिनी तरफ का, उसको हम लोग धन ऋण दोनों लिखते हैं। ये जैसे ये लिखा हो x स्क्वायर बराबर 18, इसे लिख सकते हैं x घात 2 बराबर 3 करड़ी में 2 का वर्ग। ये 3 करड़ी में 2 का वर्ग, जब हम लोग 3 करड़ी में 2 गुणे 3 करड़ी में 2 करेंगे वर्ग करने के लिए, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 9, और ये करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, 2 करड़ियों का गुणा 1 करड़ी में कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त होती है, जाने रहिए, दोनों में से कम एक ऋणात्मक होना चाहिए। अगर कोई ऐसे लिखता है कि दोनों करणियों के भीतर की संख्या ऋण थी, और तब 1 करड़ी में गुणा कर देगा वो ऋण 8 गुणे ऋण 2, तो ये हो जाएगा ऋण 16, ऋण 8 गुणे ऋण 2, ऋण ऋण का गुणा धन 8 गुना 16, इसका वर्गमूल आ जाएगा 4। लेकिन इसका वर्गमूल इनका गुणा करने पर जो आएगा वो 4 नहीं आएगा। आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे कि किसी ऋण संख्या का वर्गमूल कैसे लिखते हैं। हमें यह पता करना है कि आखिर किसका वर्ग करने पर ऋण 8 आएगा। तो ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिसका वर्ग कर दो तो ऋण 8 आएगा। तो ऋण वाली संख्या का वर्गमूल ऊंची कक्षाओं में आप पढ़ेंगे, दूसरी तरह निकाला जाता है। इसको पहले ऐसे लिख देते हैं, करड़ी में 8 गुणे करड़ी में ऋण 1, दोनों करणियों का 1 में गुणा करोगे तो 8 गुणे ऋण 1 ऋण 8 हो जाए। इसको भी ऐसे लिख देंगे, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में ऋण 1। अब करड़ी में ऋण 1 को हम लोग आई लिखते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। ये हो जाएगा करड़ी में 8 आई, ये हो जाएगा करड़ी में 2 आई। तो करड़ी में 8 गुणे करड़ी में 2, इनको 1 करड़ी में गुणा कर सकते हैं। दोनों धनात्मक है इसलिए भी धन वाला है भी। या तो दोनों धन हो या तो कम से कम एक धन हो,
तभी दो करड़ी के अंदर लिखी संख्या का गुणा एक करड़ी भीतर कर सकते हैं। और ये आई गुणे आई घात 2 होगा। अब ये हो गया 16 और आई घाते 2 का वर्गमूल। ये आई घाते 2 का मान होगा ऋण 1। ये 16 का वर्गमूल हो गया 4 और ये ऋण 1, तो ऋण 4 आ गया। देखिए यही मान इन दोनों का गुणा ऐसे करके लिखे तो आ गया ऋण 4। और ऐसे कोई गलती से दोनों करणियों का एक करड़ी के अंदर गुणा कर देगा तो हो जाएगा 4। ये सही नहीं है, ये गलत तरीका। क्यों? क्योंकि दो करड़ी वाली राशियों को एक करड़ी के अंदर लाके तभी गुणा करना जब दोनों धन में रहे या कम से कम एक धन में, नहीं तो सही तरीका ये है। तो दो करणियों का गुणा एक करड़ी में किया जा सकता है जबकि उनमें से दोनों धन हो या एक कम से कम जरूर धन हो। अगर दोनों ऋण है तो गुणा नहीं करेंगे एक करड़ी मिलाकर। तो ये 3 करड़ी में 2 का जब वर्ग करेंगे हम लोग तो ये आएगा एक करड़ी में गुणा किया जाए 3 त्रिका 9 और इसका दोनों का, क्योंकि दोनों धन है तो एक करड़ी में कर सकते हैं। ये हो जाएगा करड़ी 4 का वर्गमूल 2, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 2 18। तो 18 का वर्गमूल यही हुआ 3 करड़ी 2 गुणे 3 करड़ी। तो अब इसे हम लोग लिखते हैं, इधर का वर्गमूल होगा तो इसका भी धन और ऋण x है, लेकिन 4 स्थितियों को समेट के 2 स्थिति बनाते हैं। देखने में 4 है 2 ही, तो इधर हो जाएगा x, इधर हो जाएगा धन ऋण 3 करड़ी में 2। माने इस वर्ग समीकरण, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सलूशन होगा x = 3√2 और एक सलूशन इसका होगा x = -3√2। ये दो इक्वेशन, दो सलूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए इसी तरह से अगर हम लोग x² = k लिख दें तो ये जो k होगा ये करड़ी में k का वर्ग होगा। करड़ी में k गुणे करड़ी में k करोगे तो करड़ी में k का स्क्वायर हो जाएगा। इसका वर्ग ऐसे करेंगे, करड़ी में k गुणे करड़ी में k, एक करड़ी में हो जाएगा k गुणे k माने करड़ी में k² और इसका वर्गमूल k। करड़ी के अंदर कोई संख्या हो वर्ग के रूप में, करड़ी में 2 का वर्ग बराबर 2 आएगा, करड़ी में 3 का वर्ग बराबर 3 आएगा, करड़ी में z का वर्ग z आएगा, करड़ी में p का वर्ग p आएगा। तो करड़ी में k के वर्ग का वर्गमूल जो होगा ये k आएगा। तो इसलिए इस k के स्थान पर ये लिख सकते हैं क्योंकि इसका वर्ग करने पर यही बनता है, तो इस k की जगह पर ये लिखिए। अब इधर लिखेंगे वर्गमूल x, इधर लिखेंगे धन ऋण करड़ी में k। एक दूसरा तरीका भी होता है इनको हल करने का, ये इस तरह के वर्ग समीकरण को हल करने। अभी एक वर्ग समीकरण का रूप ये भी है, इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे इस रूप का। जैसे 2 समीकरण लिखे थे, इसका हल कैसे करें। इनको हल करने के लिए एक विधि पहले गणतज्ञ श्रीधराचार्य ने दिया था वर्ग समीकरण को हल करने के लिए। उनके नाम पर उस विधि को श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं। हम लोग वर्ग समीकरण को हल करने के श्रीधराचार्य विधि का भी अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी बाद। ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं x² = k के रूप के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या सॉल्यूशंस होते हैं, क्या हल आते हैं। देखिए x² = k के रूप वाले वर्ग समीकरण को हल करने की एक दूसरी विधि, ये सेकंड मेथड, गुणनखंड विधि जिसको कहते हैं, गुणनखंड। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस k को इधर ले आएंगे, आके घट जाएगा, उधर धन है इधर आएगा ऋण होगा।
अब उधर कुछ बचा नहीं तो शून्य। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ऋण के को लिख सकते हैं, अभी दिखाए हैं आपको कि ये करड़ी में के का वर्ग है। करड़ी में के का वर्ग करोगे तो के बन जाएगा, अभी बना के दिखाया ये। अब ये देखिए, ये जो बाया पक्ष है ये वर्गांतर है, पढ़े हैं पीछे। a घात 2 ऋण b घात 2 ये बराबर होता है एक कोष्ठक में a धन b, दूसरे कोष्ठक में a ऋण। तो वैसे ये वर्गांतर है, एक बार है ये x का वर्ग, एक बार है करड़ी में k का वर्ग। एक कोष्ठक में लिखा जाएगा x धन करड़ी में k, एक कोष्ठक में लिखा जाएगा x ऋण करड़ी में k। देखिए यहाँ दो पदों का गुणा शून्य है, दो संख्याओं का गुणा शून्य है, दो कोष्ठकों का गुणा शून्य है। अगर यहाँ दो संख्याओं का गुणा शून्य बन रहा है तो तभी बन पाएगा जब या तो पहला शून्य रहा हो, तब शून्य गुणे वाई, शून्य में किसी से गुणा कर दे तो शून्य हो। या हो सकता है कि ये इसके स्थान पर शून्य रहा हो तब उनका गुणा करने पर शून्य है। तो इसलिए कहते हैं अगर इतने और इतने का गुणा करने पर शून्य आया है तो पक्का है या तो यह पहला वाला शून्य होगा या तो यह दूसरा वाला शून्य। तो हम लोग कहते हैं कि यदि ये वाला शून्य हुआ, यदि x धन रूट के बराबर शून्य तो पक्षांतर कर दें, x बराबर शून्य, इधर ये धन है तो आएगा ऋण है, तो शून्य ऋण इतना, ये ऋण में हो गया। और या तो फिर ये शून्य होगा, x ऋण करड़ी में के, इसका मान शून्य। तो जब ये शून्य होगा तो x बराबर शून्य, ये जाके जुड़ जाए तो हो जाएगा x बराबर धन करड़ी। यही दोनों मान लिखते हैं हम लोग, x का मान ऋण करड़ी में के या x का मान धन करड़ी में के। इस प्रकार इस टाइप के वर्ग समीकरण को हल करने के दो विधियां। अब दूसरे प्रकार का जो वर्ग समीकरण होता है उसको हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। इसी पर आधारित यह अभ्यास 8A है। अभ्यास 8A के कुछ प्रश्नों को देख लें जिससे ये अभ्यास हो जाए। ये पहला है x स्क्वायर 49 बराबर शून्य। इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर, ये ऋण 49 चले उस जीरो के साथ तो धन हो जाए, x स्क्वायर बराबर 49, शून्य में 49 जुड़ेगा। वर्गमूल लें, इधर का वर्गमूल केवल हम लोग x लिखते हैं, इधर का वर्गमूल धन 7 भी होगा और ऋण 7 भी, क्योंकि धन 7 का भी वर्ग करने पर 49 आता है और ऋण 7 का भी वर्ग। चाहे ऐसे एक लाइन लिख दें x घात 2 बराबर धन ऋण 7 का वर्ग। ये वर्ग वाली राशि है, वर्गमूल लेने पर यही वर्ग हट जाए। अब ये भी वर्ग वाली राशि है, वर्गमूल लेने पर वही वर्ग भर हट गए। तो x का एक मान हो गया धन 7, x का एक मान हो गया ऋण 7। अच्छा, ऐसे भी हम लोग हल कर सकते थे इसको गुणनखंड विधि से। ये लिखा है x घात 2 49 बराबर शून्य, इसे लिख सकते हैं x घात 2 7 घात 2, 7 के घात 2 करने को 49 है। अब ये हो गया a घात 2 b घात 2 जैसा वर्गांतर। तो एक कोष्ठक में हो जाएगा x धन 7, एक कोष्ठक में हो जाएगा x ऋण 7। अब इन दोनों पदों, दो कोष्ठकों के बीच में हमेशा गुणा का चिन्ह होता है। तो अगर इसका और इसका गुणा करने पर शून्य है तो या तो ये पहला वाला शून्य होगा या दूसरा वाला। अब इसमें जब x धन 7 बराबर 0 आएगा तो ये 7 चले उस तरफ पक्षांतर कर दो तो x बराबर हो गया ऋण 7। और अगर ये कोष्ठक शून्य हुआ, जब x ऋण 7 बराबर शून्य
तो x बराबर आ जाएगा 0 - 7 बराबर 7। x ऋण 7 बराबर 0, तो x बराबर 0 के साथ ये जाए दाहिनी तरफ, इधर ऋण है इधर, 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7। तो चाहे जिस विधि से करिए आप, चाहे वर्गमूल विधि से, चाहे गुणनखंड विधि से।